स्वागत करती हूँ। मैं कुमकुम जैन। ठीक है, हम पढ़ने वाले हैं बच्चों चैप्टर 10 का पार्ट 2। जैसा कि आप देख रहे हैं सभी स्क्रीन पर क्या दिखाई दे रहा है आपको, नेचर ऑफ CX बॉन्ड इन हेलो एल्केन। हेलो एल्केन में CX बंध की प्रकृति। अब सबसे पहले बच्चे तो यही कंफ्यूज हो गए, ये CX कैसे आ गया। कुछ को होगा पता, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है CX क्या चीज़ है तो हम क्लियर कर देते हैं। कल हमने बताया था ये जो हेलो एल्केन है बच्चों, इसी को हम क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। इसी का दूसरा नाम क्या है, एल्किल हैलाइड। ठीक है, अब ये जो एल्किल हैलाइड है इसमें एल्किल को बोलते हैं हम R और हैलाइड को बोलते हैं X। ठीक है, और R का मतलब क्या होता है, कार्बन, और ये X, इसकी संयोजकता पूरी कीजिए CH3। अब आप खुद देखिए क्या आ गया हमारे पास, कार्बन, और क्या आ गया X। X का मतलब FClBrI। इसका मतलब ये जो CX आ रहा है यहाँ पे, यही CX की बात यहाँ पे हो रही है। क्लियर हुई बात। अब हमें जानना है कि ये CX बंध की प्रकृति कैसी है, आयनिक है, सहसंयोजक है, धात्विक है, किस प्रकार की प्रकृति है। ठीक है बच्चों, अब हम यहाँ से यही जानना चाहते हैं। देखिए इसके अंदर सबसे पहली बात, अगर मैं इसकी बात करूं X की जगह अगर मैं यहाँ Cl ले लूं तो एग्जाम्पल क्या बनेगा बच्चों, CH3Cl। ठीक है, अगर CH3Cl की बात करें तो इसके अंदर ये कार्बन के संकरण में, कल भी मैंने आपको संकरण देखना समझाया था। क्या समझाया था, 3 तो हाइड्रोजन है तो 3 तो सिग्मा और चौथा सिग्मा ये, तो 4 सिग्मा के साथ संकरण कौन सा हो गया, sp3 संकरण। अर्थात कार्बन का संकरण कौन सा है, sp3। sp3 की आकृति कैसी होती है बच्चों, चतुष्फलकीय होती है। देखिए कैसे बनाए हम इसको। देखिए स्टूडेंट्स, हम यहाँ से चतुष्फलक बनाने जा रहे हैं। इस तरह से बनाते थे अपने एक पाली, यहाँ से ये दूसरी हुई बच्चों, ये तीसरी और ये चौथी, चतुष्फलक बनता था। यहाँ से अपने पास ये हाइड्रोजन है तो ये वाला हाइड्रोजन अपने पास आ जाएगा। देख लेते हैं यहाँ से, ये वाला हाइड्रोजन आ जाएगा, हाइड्रोजन, यहाँ पर क्या है ये हाइड्रोजन, और यहाँ भी क्या है ये हाइड्रोजन। बच्चों ये हाइड्रोजन एटम नहीं है, मैं आपको पहले बता दूं, ये sp3 कक्षा है इसकी। ठीक है, ये भी sp3 कक्षा है, किसकी है ये, कार्बन की, और ये भी कौन सी है, sp3 कक्षक है। इसी तरह से हाइड्रोजन की कौन सी कक्षक यहाँ क्रिया कर रही है, कौन सी कक्षक यहाँ व्यापन कर रही है। थोड़ा सा अगर आपको याद हो अपना 11th क्लास का चैप्टर 4, उसके अंदर आपको याद होगा ये हाइड्रोजन की S कक्षक होती है, अर्थात sp3, और ये S कक्षक। ठीक है बच्चों, चलिए S देखिएगा अपनी sp3S। इसी तरह से S कक्षक किसकी है, हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन की S कक्षक है। S कक्षक कैसी होती है, गोलाकार, तो ये भी क्या हो गया बच्चों, sp3S। ये वाला भी क्या हो गया, sp3S, है ना। और ये जो मैंने आपको बचा दी है, क्योंकि यहाँ क्लोरीन जो है, और मैं क्लियर करने की कोशिश करती हूँ आपको। बच्चों यहाँ देखिएगा एक बार, जो हमने कार्बन की बात की थी, इसकी तो कौन सी कक्षा काम कर रही है, sp3। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1s1, अर्थात इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षक में, S में, इसीलिए कक्षक कौन सी लेंगे, गोलाकार, क्योंकि S कक्षक की आकृति कैसी होती है, गोलाकार। बात आई क्लोरीन की, क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है अपना 17, तो 1s2, 2s2, 2p3, फिर उसके 2p6, 3s2, 3p5। आप गिन लीजिए यहाँ से, 2 और 2 4, 6 10, 2 12 और 5 17, अर्थात अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षक में है, P कक्षक में है। और अंतिम कक्षक का जो इलेक्ट्रॉन है वही बंध बनाता है, और अंतिम कक्षक कौन सी आ रही है, P, और P की आकृति कैसी होती है बच्चों, डबलाकार होती है। इसीलिए Cl का जो हम लेंगे वो कौन सी लेंगे, P कक्षक लेंगे, जिसकी आकृति कैसी है, डबलाकार है। ठीक है बच्चों, अर्थात यहाँ से ये 3 हाइड्रोजन तो हमने गोलाकार कक्षक के ले लिए, जबकि Cl का हम कैसे लेंगे बच्चों, यहाँ से Cl लेंगे हम यहाँ से इसकी P कक्षक, किसकी, ये हो गई Cl की। ठीक है, और यहाँ से जो इनका संकरण हुआ, क्योंकि ये वाला कार्बन का कक्षक है तो ये sp3, और ये कौन सा हो गया, P कक्षक। ठीक है, तो ये अपनी आकृति हो गई किसकी, CH3Cl की। तो ये तो आकृति हो गई अपने पास। ठीक, अब इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि कार्बन का sp3 कक्षक तथा क्लोरीन का P कक्षक अतिव्यापित होकर, ये अतिव्यापन होता है बेटा कक्षकों का मिलना, अतिव्यापित होकर सिग्मा बंध, जितने भी सिंगल बॉन्ड बनते हैं वो क्या होते हैं,
सिग्मा बंध का निर्माण करता है, क्लियर हुई यहाँ से बात? ठीक है, यहाँ से चलिए, हमने केवल हाइड्रोजन की बात क्यों नहीं करी, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, CX की बात कर रहे हैं। इट मीन्स C और क्लोरीन के बंध की बात कर रहे हैं, क्लोरीन और कार्बन के बंध की बात कर रहे हैं, इसीलिए केवल हमने इस बंध की बात करी, कार्बन और क्लोरीन की बात करी। ठीक है, चलिए, इसका मतलब यहाँ से अपने पास ये क्लियर हो गया। अब हमें ये देखना है, सबसे पहले तो हमने देख लिया कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी हुई। अब हम बात करेंगे इसकी प्रकृति कैसी होगी। देखिए बच्चों, आगे यहाँ से बंध की प्रकृति, आप चाहें तो साथ साथ नोट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, या आपको नोट्स ही चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप, मेरा टेलीग्राम चैनल है कुकू केमिस्ट्री, वहीं से आप इसकी चाहे तो PDF भी ले सकते हैं, या फिर साथ साथ नोट करते रहिए। साथ साथ नोट करेंगे तो आपको और भी अच्छा समझ आएगा जल्दी से, है ना। चलिए, बंध की प्रकृति की बात हम करें। अब ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ से हमने क्या लिखा, ये कार्बन लिखा, और यहाँ से क्या लिखा, X का मतलब क्या है, मैं फिर से लिख दूं, X का मतलब है FClBrI, अर्थात ये सारे तत्व, और यहाँ से अपने पास क्या आ जाएंगे, हाइड्रोजन आ जाएंगे सारे, या फिर अपन ने 3 बंध खाली छोड़ दिए। ठीक है, या फिर आप 3 बंध खाली छोड़ दीजिए। अब देखिए, यहाँ से इसकी X की विद्युत ऋणता जो होती है वो कार्बन से ज्यादा होती है, अर्थात अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा। आप इसको कैसे समझोगे, इसकी ताकत ज्यादा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा। जैसे ही अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इस पर क्या आने लगेगा बच्चों, आंशिक ऋणावेश। कार्बन पे क्या आएगा, आंशिक धनावेश। चाहे तो इस पे H लगा दो, ये 3 संयोजकता खाली छोड़ दी बच्चों, इन तीनों संयोजकताओं पे कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे ऐसा कह सकते हैं कि हैलोजन की विद्युत ऋणता, हैलोजन मतलब X, हैलोजन की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होने के कारण हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है। अब आपने क्या देखा, ये सहसंयोजक बंध में एक माइनस हो गया और दूसरा क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, इस स्थिति को क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं बंध का ध्रुवित हो जाना। मैं आपको एक चीज साफ साफ बता दूं बच्चों, यदि यहाँ पर किसी भी जगह ऐसे होता है कि चार्ज का सेपरेशन होने लगे, अर्थात आवेश का पृथक्करण होने लगे, एक आवेश दूसरे आवेश से अलग हो जाए, अर्थात प्लस अलग हो जाए, माइनस अलग हो जाए, तो ऐसे बंध को हम ध्रुवित बंध कहेंगे, अर्थात इसे बंध का ध्रुवण कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक तरफ प्लस बन गया, दूसरी तरफ माइनस बन गया, अर्थात ये बंध कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। देखो एक एग्जाम्पल और देती हूँ ध्रुवीय क्या। देखिए यहाँ से बच्चों, मान लीजिए आपके पास क्या होता है, Cl इलेक्ट्रॉन खींचता है, यहाँ पे आ गया माइनस, यहाँ पर आ गया प्लस, बंध कैसा है बच्चों, ध्रुवीय है। मैंने लिखा CO, ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, कार्बन की कम है, प्लस माइनस बन गए, बंध कैसा हो गया, ध्रुवीय। पानी H2O, हाइड्रोजन ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता ज्यादा है, माइनस, हाइड्रोजन पे प्लस, बंध कैसा हो गया, ध्रुवीय। समझ में आ रहा है, अर्थात प्लस माइनस बनने लग जाएं तो वो बंध कैसा होता है, ध्रुवीय होता है। प्लस माइनस बनते ही क्या कहेंगे आप, बंध कैसा हो गया, ध्रुवीय हो गया। इससे हमें एक चीज समझ में आ गई है यहाँ से बच्चों कि अपने पास जो CX बंध है यहाँ भी प्लस माइनस बन चुके हैं, अर्थात बंध कैसा हो चुका है, ध्रुवीय हो चुका है। देखिए बच्चों, आपको प्रॉब्लम भी नहीं होगी कि मैडम हमें क्या लिखना है, नोट्स में हमें लिखवा दो, तो मैंने आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया है। देखिए क्या लिखा मैंने, हेलो एल्कीन में हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता कार्बन से अधिक होती है, अतः हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन पर आंशिक धनावेश आ जाता है, अतः CX बंध कैसा है, ध्रुवीय है। तो हम मोटे तौर पे ये बात समझिए, एक तरफ माइनस आ जाए दूसरी तरफ प्लस आ जाए तो ये बंध कैसा हो जाता है बेटा, ध्रुवीय हो जाता है। तो आपसे पूछे बंध की प्रकृति कैसी होती है, आप आंख बंद करके कहेंगे बंध की प्रकृति ध्रुवीय होती है। चलिए अब हम थोड़ी सी चीजें और देख लेते हैं जो आपकी बुक में तो नहीं है लेकिन मैं आपको करवाना चाहूंगी, एक बार देखते हैं। बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है, CX बंध, अभी अभी पढ़ लिया, CX बंध कैसा होता है, ध्रुवीय। अगर CX बंध ध्रुवीय है, इसी वजह से हैलो एल्कीन में क्या पाया जाता है, द्विध्रुव आघूर्ण। मैं आपको क्लियरली बता दूं एक चीज कि द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, चार्ज गुणा दूरी, आवेश गुणा दूरी। ठीक है, ये तो आपने खुद ने पढ़ा हुआ है, अपन 11th में ही पढ़ा हुआ है। चलो और एक बार देख लेते हैं, कुछ चीजें और मैं क्लियर करना चाहूंगी आपके सामने। बेटा देखिएगा यहाँ पे जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है उसे किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। वो होता है Q × D, अर्थात आवेश गुणा दूरी। एक चीज और बता दें, अगर आपने ऐसा पढ़ा हुआ है HF, HCl, HBr, तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो जितना ज्यादा विद्युत ऋणता जिसकी जितनी ज्यादा होती है उतना ही ज्यादा द्विध्रुव आघूर्ण होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर विद्युत ऋणता, ये देखो HF
और HCl। विद्युत ऋणता किसकी ज्यादा है? F की ज्यादा है। हो सकता है किसी को नहीं पता हो तो मैं आपको बता दूं, पूरी आवर्त सारणी में फ्लोरीन की विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा होती है। फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर क्लोरीन और उसके बाद नंबर आता है नाइट्रोजन का। क्लोरीन और नाइट्रोजन की मैं आपको बात बता दूं, दोनों का लगभग समान ही होता है, 3.0 ही होती है। ऑक्सीजन की 3.5 होती है, फ्लोरीन की 4.0 होती है। विद्युत ऋणता कोई मात्रक नहीं होता, केवल सापेक्ष है ये, ठीक है। आगे देखिए, विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है, आप ये समझिए ताकत सबसे ज्यादा है तो अपनी और इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इससे कम इसकी है तो ये थोड़ी कम इससे खींचेगा। तो यहाँ पर जो जितना ज्यादा विद्युत ऋणता ज्यादा होगी, जितना ज्यादा क्या होगी बेटा, विद्युत ऋणता जितनी ज्यादा होगी उसका द्विध्रुव आघूर्ण भी उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये सबसे ज्यादा से ज्यादा अपनी ओर आवेश को अपनी ओर खींच लेगा। तो जितना ज्यादा आवेश अपनी ओर खींचा जाएगा उतना ही क्या होता है, उसका द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है। क्योंकि यहाँ पर Q लिखा हुआ है साफ साफ, जितना ज्यादा आवेश का पृथक्करण होगा, जितना ज्यादा ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, इसका द्विध्रुव आघूर्ण भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे HF का ज्यादा है और HCl का कम है। अब हम एक चीज और देखना चाहें, अगर मैं आपसे कहूँ CH3F, CH3Cl, CH3Br और एक और ले लेते हैं अपन CH3I। अभी तो रफ में समझा रही, फिर अपन फेयर में लिखेंगे। ये लिख दिया हमने। अब आप कहेंगे कि मैडम सबसे ज्यादा विद्युत ऋणता ऊपर से नीचे आने पर घटती है। चैप्टर 7 पढ़ चुके हो, ठीक है ना। चैप्टर 7 में क्या था, विद्युत ऋणता ऊपर से नीचे आने पर घटती है, अर्थात F की सबसे ज्यादा, उससे कम Cl, उससे कम Br, सबसे कम आयोडीन। तो आप कहोगे मैडम सबसे ज्यादा इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर इसका होगा। बेटा यही इसीलिए तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं इन दोनों में एक्सेप्शन है। पहले CH3Cl आएगा और फिर CH3F आएगा, अर्थात CH3Cl की ज्यादा होगी और ये अपना क्या हो गया, यहाँ से अपवाद आ गया। लेकिन अगर HF और HCl की बात करूं तो HF की ज्यादा होती है। तो अपवाद में ज्यादा मत घुसिएगा कि यहाँ पर मैडम ने ऐसा क्यों बता दिया। फिर भी आपको लगता है कि एक बार बता देना चाहिए मैडम को, तो मैं एक बार बता ही देती हूँ आपको, ठीक है। लेकिन आप इतना याद रखिएगा बच्चों, अगर F और Cl, अगर इस एग्जाम्पल में हम बात करें तो CH3Cl का द्विध्रुव आघूर्ण ज्यादा होता है बजाय CH3F के। हालांकि विद्युत ऋणता F की ज्यादा है। अब एक बार क्लियर भी कर देती हूँ, ये CCl होता है, ठीक है, और ये क्या है, CF है। एक चीज तो आप जानते हैं कि बंध लंबाई किसकी कम है, इसकी कम है। चैप्टर 7 पढ़ चुके हो P ब्लॉक, इसीलिए मैं आपको ज्यादा डिटेल में ये भी नहीं ले जाऊंगी इसकी बंध लंबाई कम क्यों है। आकार छोटा है ना परमाणु त्रिज्या, इसलिए बंध लंबाई इसकी कम है। तो बंध लंबाई इसकी क्या है, कम है। बंध लंबाई इसकी कम है और इसकी तुलना में इसकी क्या है, ज्यादा है। इसके पास LP होते हैं, ये भी पता है, इसके पास भी LP होते हैं। होता क्या है बेटा, यहाँ पर इसके पास ये LP भी होते हैं और इसकी बंध लंबाई भी कम होती है, इसीलिए इन दोनों के बीच क्या होने लगता है, प्रतिकर्षण होने लगता है। ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये BP के इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन, इनमें प्रतिकर्षण होने की वजह से यहाँ पर ये जो फ्लोरीन है ये इन इलेक्ट्रॉनों को इतना अपनी ओर नहीं खींच पाता। ये तो P ब्लॉक में पढ़ के भी आए हो ना कि फ्लोरीन का आकार इतना ज्यादा छोटा होता है कि यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा बढ़ जाता है, इसीलिए यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर इतना नहीं खींच पाता, पृथक्करण आवेश का उतना नहीं हो पाता। तो कारण इसका सीधा सीधा क्या होगा, फ्लोरीन का आकार ज्यादा छोटा होने के कारण ये इस बंध के BP और फ्लोरीन के LP आपस में प्रतिकर्षित होते हैं, अतः इसका द्विध्रुव आघूर्ण कम होता है बजाय CH3Cl के। नोट्स में किसको लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे, ठीक है। अगर आप फिर भी लिखना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कीजिए और अपने शब्दों में जो मैंने अभी बात कही थी वो एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि बुक में मैं आपको बता दूं बेटा, ये जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेनेशन बताई, ये ना तो आपको NCERT किताब में मिलेगी एक्सप्लेनेशन, ना आपको RBSC की किताब में मिलेगी, केवल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये क्रम लिखा हुआ मिल जाएगा ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो हमको बुक्स में भी नहीं मिलती हैं, हमें एक बार पढ़ते पढ़ते ही ये चीज रियलाइज होती है, समझ में आती है कि हाँ इसका कारण ये हो सकता है। तो आप इसको अपने शब्दों में लिख लीजिएगा। चलिए बच्चों पढ़ते हैं हम आगे। तो बेटा हम यहाँ पर क्या लिखने वाले थे, CH मंद ध्रुवीय होने के कारण हेलो एल्केन में द्विध्रुव आघूर्ण पाया जाता है। तो आप सबके साथ साथ लिख दीजिए, विद्युत ऋणता समानुपाती होती है द्विध्रुव आघूर्ण के, ठीक है। अतः अपन लिखेंगे क्या, यहाँ से यहाँ पे क्रम जो मैंने अभी आपको समझा दिया है वो आप लिख लीजिएगा।
मैं आपको समझा चुकी हूँ, उस क्रम का कारण क्या बता चुकी हूँ। तो यहाँ तक तो सही था अपना। यहाँ पर क्या है, ये अपवाद है, इन दोनों का क्या है, ये अपवाद है। ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो आगे नीट वगैरह के देने की सोच रहा है कि मैं जी मेंस का एग्जाम फाइट करना है, मुझे नीट की तैयारी करनी है, तो बेटा बहुत बहुत शानदार क्वेश्चन है ये वाला। क्रम पूछ लेगा आपसे लगाने के लिए, नंबर क्रम लगाइए, तो याद रखना फ्लोरीन को मत लिख देना, क्लोरीन को लिखना है, ठीक है। चलिए अब अपने पास एक चीज और बता देते हैं हम यहाँ से कि बंध लंबाई का क्रम क्या होता है। दूसरा बिंदु यहां से पढ़े हम, बंध लंबाई का क्रम अर्थात CF, Cl, C और Br, इनमें बंध लंबाई का क्रम क्या होगा। कार्बन फ्लोरीन, कार्बन क्लोरीन, कार्बन Br और कार्बन आयोडीन, इनकी बंध लंबाई सबसे ज्यादा किसकी होगी बेटा। आप जानते हो सबसे बड़ा आकार किसका, आयोडीन का। जिसका आकार बड़ा होता है उसकी बंध लंबाई ज्यादा होती है। तो ये हो गया बंध लंबाई का क्रम, ठीक है। एक चीज और आती है बेटा, आप यहाँ से बंध एंथैल्पी का क्रम, बंध ऊर्जा कह सकते हो, या क्या कह सकते हो, या बंध एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी का क्रम। इसका मतलब क्या है कि इन सब में से सबसे देर से कौन टूटेगा। ये देखो यहाँ से ये अपन ने लिख दिए चारों वही, CF, Cl, CBr और ये Ci, ठीक है। अब इसके अंदर से पूछे कि सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी है। अब मुझे एक बात बताओ, अभी है ना वही मैं P ब्लॉक वापस आपके पास लेकर आ रही हूँ चैप्टर को, क्योंकि सारा रिलेटेड उसी से ही है। बॉन्ड एनर्जी का मतलब यहाँ से है इसको तोड़ने के लिए दी गई ऊर्जा। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको लगेगी, जो सबसे छोटा बंध होगा। देखो आप इसको ऐसे मानो, मान लीजिए ये वाला अपने पास ये पेन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पेन को हम मान लेते हैं बॉन्ड, ठीक है। अगर मान लीजिए इसको मैं तोड़ना चाहूँ, इसको यहाँ से अपन फोर्स लगाएं और यहाँ से इसको आराम से ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है, तोड़ सकते हैं ना पेन को। या आप ऐसे मान लो अपने पास बड़ी सारी लकड़ी है, एक तो छोटी लकड़ी है और एक बड़ी लकड़ी है, तो छोटी और बड़ी लकड़ी में से किसको तोड़ा जा सकता है आराम से, लंबी लकड़ी को तोड़ा जा सकता है। क्यों, हम आराम से उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। तो ये तो हुई अपने दिमाग में फीडिंग करने वाली बात कि बड़ी बंध लंबाई ज्यादा और बंध लंबाई कम। तो बंध लंबाई अगर ज्यादा होगी तो बेटा बंध लंबाई ज्यादा वाली को आसानी से तोड़ा जा सकता है। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी है, कार्बन आयोडीन की। तो सबसे पहले टूटेगा, अर्थात इसकी ऊर्जा सबसे कम हो गई। तो सबसे छोटा वाला कौन सा हुआ, ये वाला हुआ, अर्थात यहाँ से हमने क्रम लगा दिया, ये सबसे छोटा है, अर्थात बंध लंबाई जो होगी बेटा यहाँ से क्या होगी, इसकी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। लेकिन वो छोटी लकड़ी और बड़ी लकड़ी वाली जो बात बताई है ना मैंने, वो केवल आपको ध्यान में रखने के लिए है कि कौन सा बंध जल्दी टूटता है। बड़ा वाला बंध जल्दी टूटता है और छोटा वाला बंध देरी से टूटता है। लेकिन मैं आपको क्लियर भी कर दूं, ऐसा नहीं है, एक्सप्लेनेशन यही है इसकी। ये देखिए यहाँ से ये CF है और ये मैंने बना दिया CI, ठीक है, मैंने बड़ा भी बना दिया। तो मैं आपको बता दूं बेटा इसमें होता क्या है, अगर इन दोनों पर, अगर कार्बन का धनावेश नाभिक और आयोडीन का जो होता है अपना परमाणु का नाभिक, तो इसका नाभिक तो इसको अट्रैक्ट करता है, इसका नाभिक इसको अट्रैक्ट करता है। क्योंकि यहाँ पे दूरी ज्यादा है तो इस नाभिक का अट्रैक्शन इस वाले पर नहीं रह पाता और इस नाभिक का अट्रैक्शन इस पर नहीं रह पाता। जबकि इन दोनों के जो नाभिक होते हैं वो एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन पर पूरा पूरा अट्रैक्शन रखते हैं। तो ये जो एक परमाणु का नाभिक दूसरे परमाणु के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन रखता है, अगर ये पास पास होंगे, अगर ये क्या होंगे, पास पास, तभी तो ये दोनों नाभिक एक दूसरे को अट्रैक्ट कर पाएंगे ना। और मान लीजिए इतना लंबा बंध हो गया अपना, तो ये नाभिक यहाँ है और ये नाभिक यहाँ है, तो ये इसको कैसे अट्रैक्ट करेगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इसीलिए ये बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, जबकि छोटा वाला जो होता है वो देरी से टूटता है। कारण ये है, ठीक है। चलिए अब अपन चलते हैं आगे। वैसे ध्यान रखने के लिए छोटी लकड़ी बड़ी लकड़ी, बस उस चीज का ध्यान रखना। तो बेटा अगला है अपना मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, अर्थात विरचन की विधियां। विरचन की विधियों को आप समझिए यहाँ से बेटा, विरचन मतलब क्या होता है, हेडिंग में अपना डाल दीजिए फटाफट से, हेलो एल्केन के विरचन की विधियां, मतलब बनाने की विधियां कौन कौन सी है। बेटा बहुत आसान है, जल्दी जल्दी से कर लेंगे अपन, कोई दिक्कत अपने को नहीं आएगी। पहला है इसके अंदर एल्केन से, कौन सी बच्चा, यहाँ से पहली विधि किससे है, एल्केन से है। एल्केन में करना क्या है अपने को, बहुत आसान है,
ये लिया हमने क्या, मैथेन, एल्केन का एग्जाम्पल ले लिया, मैथेन। क्रिया किससे करा दी हमने बेटा, क्लोरीन से। होगा क्या, इसका एक H हटाइए, एक H हटाएंगे तो क्या आएगा, CH3, और एक Cl, कौन ने हटाया, Cl ने हटाया, तो इसका एक H जो बचा हुआ है और एक Cl इसका जो बचा हुआ है वो क्या बना देगा, HCl। किसकी उपस्थिति में होगा, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। लैंग्वेज जहां लिखवानी होगी मैं अपने आप लिखवा दूंगी, टेंशन मत कीजिएगा उस चीज की। जिस रिएक्शन को मैं बोलूँ कि हाँ इसको अच्छी तरह इंपॉर्टेंट लगा लो, उस पर लगा लेना। बाकी इस वाली रिएक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में आसानी से अभिक्रिया हो जाती है। RCl यहाँ से बन चुका है, RX बन चुका है, मैथिल क्लोराइड बन चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं यहाँ से HX का योग। चलिए बेटा देखिए यहाँ पर क्या टॉपिक है अपना, एल्कीन पर HX का योग। बेटा इसके लिए मैं आपको बता दूं, HX का मतलब होता है यहाँ से, HX का मतलब क्या है, HCl, HBr और HI, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से। अब हम बात करते हैं यहाँ से, मान लीजिए एल्कीन आपने ले ली, ये वाली एल्कीन, क्या ले लिया, इसमें प्रोपीन ले लिया हमने यहाँ से, क्या ले लिया बेटा, यहाँ से हमने प्रोपीन ले लिया। प्रोपीन पे हमें किसका योग कराना है, HCl का योग कराना है। तो मैं आपको एक चीज़ अच्छी से बता दूं बेटा, कभी भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक प्रोडक्ट नहीं बनता, दो प्रोडक्ट बनते हैं, एक अधिक मात्रा में और एक कम मात्रा में। ये अपने पास क्या है यहाँ से, एक तो सिग्मा है और एक क्या है, पाई। तो जब योगात्मक अभिक्रिया कभी होती है, योग मतलब जुड़ना, जब कभी भी योगात्मक अभिक्रिया होती है तो वो कहाँ पे होती है, डबल बॉन्ड पे होती है। जैसे ही यहाँ से ये पाई बंध टूटेगा, क्या बनेंगे बेटा, दो सिग्मा बनेंगे। चलो यहाँ से एक बार देख लेते हैं, यहाँ से बेटा आराम से समझते जाइएगा। ये अपना है यहाँ से, है ना, ये CH2, ये CH3 और ये CH। HCl का हमें क्या कराना है बेटा, यहाँ से योग कराना है। अब यहाँ से ये एक सिग्मा है और ये पाई है, जैसे ही ये पाई टूटेगा बच्चों, यहाँ पर दो बॉन्ड फ्री होंगे, अर्थात CH3, ये CH और ये CH2, अर्थात एक पे H जुड़ जाएगा और एक पे Cl। मान लीजिए मैं इस पर H जोड़ देती हूँ और इस पर Cl, या फिर मान लीजिए मैं ऐसा कर देती, अभी मैंने यहाँ H जोड़ा है, अब मैं यहाँ पर जोड़ देती हूँ Cl और यहाँ जोड़ देती हूँ H, तो इसमें प्रोडक्ट कितने बन गए, दो बन गए। अब इनमें से एक ज्यादा है और एक कम है। अब हम तो कंफ्यूज हो गए कि हमें H को यहाँ जोड़ना है कि हमें H को यहाँ जोड़ना है। तो इसी के लिए मार्कोनी भाई साहब थे, वो आए थे, वो बोले थे कि बेटा अगर ऐसी स्थिति आ जाए, कभी भी एल्कीन पर आपको HX ध्रुवीय अणु का योग करना पड़ जाए, तो द्विबंध से बंधित कार्बन देखिएगा। किसको देखिएगा, द्विबंध से बंधित कार्बन को देखिएगा। ये दोनों है, दो मिलेंगे। इस द्विबंध से बंधित कार्बन में जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, उस हाइड्रोजन की संख्या पर हाइड्रोजन वाले को जोड़ देना। इन दोनों में देखो हाइड्रोजन इसमें दो है और इसमें कितना है, एक है, तो इसलिए इस हाइड्रोजन किस पे जोड़ देना है, इस कार्बन पे जोड़ देना। जैसे ही इस पे जोड़ोगे तो CH2 की जगह क्या आ जाएगा, CH3, अर्थात इस पे जोड़ोगे तो कौन सा वाला है, ये वाला आएगा। ये देखो ये वाला H है ना, यहाँ पे क्लियर आ रहा है समझ में। तो ये तो मार्कोनिकॉफ कहता था, कभी कंफ्यूजन हो जाए कि कहाँ जोड़ना है, तो द्विबंध से बंधित कार्बन में उस कार्बन पे जोड़ना जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो। तो आपने हाइड्रोजन उठा के कहाँ जोड़ दिया, इस पे जोड़ दिया। जैसे ही जोड़ा बचा हुआ Cl कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। तो ये तो मार्कोनी ने कहा था, लेकिन क्या हम भी ऐसे ही कर दे क्या मैडम, कि मार्कोनी ने कहा और हम कर दे ना, बेटा ऐसी बात नहीं है। अपन इसको कंसेप्ट से समझेंगे। देखो कंसेप्ट क्या कहता है उसको देखेगा एक बार। देखो बच्चों बहुत अच्छी चीज सिखाने वाली हूँ कंसेप्ट वाली, वो एक बार समझ ली ना तो वास्तव में कह रही हूँ ऑर्गेनिक बहुत अच्छी लगने लग जाएगी। ये देखो यहाँ से C डबल बॉन्ड C, ये CH2 है, ये अपना CH3 और ये CH है, ये अपना क्या है HCl। अब ऑर्गेनिक की तरीके से सॉल्व कीजिए, नियम वगैरह भूल जाइए कि नियम कहता है वहां जोड़ो और यहाँ जोड़ो। 11th क्लास में भी नियम था ये, लेकिन नियम से ये हो जाता है कि आसान हो जाती है बात। देखो यहाँ से बेटा ये जो CH3 है इसका प्रभाव कैसा होता है, प्लस आई। मैंने प्लस आई माइनस आई प्रभाव पहले ही समझा रखे हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास में, ठीक है। तो अब वो बिल्कुल रिमाइंड करते जाओ कि हाँ मैडम हमने पढ़ रखे हैं। आगे देखो ये प्लस आई प्रभाव है। प्लस आई प्रभाव क्या करता है, वो आगे धक्का देता है। धक्का देने का मतलब अपने में से इलेक्ट्रॉन आगे भेजता है। अब आप एक बात सोचो, अगर ये इलेक्ट्रॉन आगे भेजेगा तो इस तरह का तीर दिखा दो, अर्थात इसका धक्का जो है वो आगे चल रहा है, इसका धक्का आगे चल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से पीछे से धक्का आएगा। तो ये जो पाई बंध के जो इलेक्ट्रॉन है वो सीधे जाके किस पे पड़ेंगे, इस कार्बन पे तो पड़ेंगे, जाके पड़ेंगे ना भाई। पीछे से धक्का आया पाई बंध के इलेक्ट्रॉन तो सीधे जाके किस पे पड़े, CH2 पे। Cl की विद्युत ज्यादा है, हाइड्रोजन की विद्युत कम है। तो अब हुआ क्या है, यहाँ से इसकी विद्युत ये माइनस और ये प्लस। अगर मुझे यहाँ भी माइनस प्लस पता लग जाए तो बहुत आसान सी चीज हो जाए। तो बेटा देखो इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन जाके पड़े तो इस पे माइनस आ गया,
और इस कार्बन पे क्या आएगा प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके पास आए तो यह माइनस और ये प्लस। अब समझ आ गया होगा मैं क्या करने वाली हूँ, इस प्लस वाले को माइनस पे जोड़ दूंगी और माइनस वाले को प्लस वाले पर जोड़ूंगी ना। अब देखो उत्तर क्या बना, CH3 CH, ये CH2, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पड़ गए जाके। अब इसके बाद ये वाला जो H है वो कहाँ पड़ेगा, यहाँ पे, क्योंकि H को मैंने कहाँ उठा दिया, इसके ऊपर, क्योंकि इसमें क्या आ गया था माइनस, और Cl कहाँ आ गया, यहाँ पे। आया समझ आपको। अब देखो मार्कोनिकॉफ भाई साहब सही थे क्या, मार्कोनिकॉफ ने कहा था कभी दिक्कत पड़ने लग जाए कि ऐसा क्यों हो रहा है तो इसको उठाना द्विबंध से बंधित कार्बन को, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो उस पर H को जोड़ देना। तो ये जुड़ गया क्या H पे, बिल्कुल जुड़ गया मैडम, देखो ये जुड़ा हुआ है यहाँ पे। तो अब देख लो मार्कोनी भाई साहब ने जो कहा था उसको हमने क्या करा, कंसेप्ट से सीधा सीधा कर लिया। समझ में आ गया कंसेप्ट अपना क्या है बेटा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक की रिएक्शन सॉल्व करते हैं तो ये वाली चीज हमको बहुत मतलब परेशान करती है कि कहाँ से कहाँ जोड़े, पता कैसे चले ऑर्गेनिक में कैसे जोड़े। चलिए आते हैं नोट्स में कैसे लिखना है। चलिए बच्चों यहाँ से सीधा तो पहले मैं उत्तर लिख दूं, यहाँ से CH3 CH, ये मैं दोनों तरफ लिखूंगी बेटा, यहाँ से इस पर H लिख दिया और इस पर क्या लिख दिया Cl, यहाँ भी CH3 CH, यहाँ तो लिख देती हूँ Cl और यहाँ लिख देती हूँ H। अभी अभी जैसे मैंने बताया इस H को मैंने यहाँ भी लिखा और इस H को मैंने यहाँ भी लिखा। अब इसके अंदर मैंने अभी अभी आपको बताया था जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, कहीं खाओ इसमें ज्यादा है बच्चों, वो कार्बन पकड़ने हैं जब द्विबंध से बंधित कार्बन है, ठीक है ना। तो ये वाला जो कार्बन ज्यादा है इन दोनों में से जिसपे हाइड्रोजन ज्यादा थी वो वाला हमने यहाँ जोड़ा है, अर्थात ये वाला कैसा बनेगा अधिक और ये कैसा बनेगा कम। मार्कोनिकॉफ का नियम भी लिख लेते हैं एक बार, क्या कहता है, मार्कोनिकॉफ के अनुसार, ठीक है, किसी असममित एल्कीन पर, किसी असममित एल्कीन पर जब ध्रुवीय अणु का योग हो, चिंता मत करो और मैं एक्सप्लेन कर दूंगी इसको, ध्रुवीय अणु मतलब जैसे HX का योग हो तो उसका धनात्मक भाग मतलब क्या है बेटा हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन अगर कहीं ऋणात्मक हो तो बेटा यहाँ से हाइड्रोजन अगर ऋणात्मक कभी आ जाए तो मैं आपको बता दूं पहले ही कि फिर वो ऋणात्मक भाग में गिनी जाएगी, लेकिन धनात्मक भाग में हाइड्रोजन ज्यादातर पॉजिटिव होती है, तो उसका धनात्मक भाग द्विबंध से बंधित उस कार्बन पर जुड़ता है, उस कार्बन पर जुड़ता है जहां कार्बन की संख्या, जहां हाइड्रोजन की संख्या अधिक हो। देखो मैं एक्सप्लेन करूंगी यहाँ से, मैंने क्या लिख दिया यहाँ से, किसी असममित एल्कीन क्या होती है, जो द्विबंध से जो बंधित कार्बन है, इधर देखो इस द्विबंध के इस ओर तो इस एक कार्बन है और इस ओर कितने कार्बन है बेटा, यहाँ पे हैं 2 कार्बन, यहाँ पे तो ये समझ में आ गया। अगर द्विबंध के दोनों ओर समान कार्बन हो, यहाँ तो 2 कार्बन है और यहाँ कितना है 1 कार्बन, तो ऐसी एल्कीन कैसी होगी असममित एल्कीन। जैसे मान लो एथीन लिख दो तो C डबल बॉन्ड C लिखा जाता है ना एथीन में, तो ये वाला जो अगर अपन बात करें C डबल बॉन्ड C, तो यहाँ द्विबंध के दोनों ओर 1-1 कार्बन है, तो ये एल्कीन कैसी होगी सममित। पर ध्रुवीय अणु मतलब जिसके ऊपर एक पे माइनस आ जाए और एक पे क्या आ जाए प्लस, तो ये ध्रुवीय अणु हो जाए तो उसका धनात्मक भाग क्या है H, द्विबंध से बंधित अर्थात इन दोनों से बंधित उस कार्बन पर जुड़ता है जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, तो द्विबंध से बंधित इस कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या क्या है ज्यादा है, तो यही वाला हमने क्या कहा H कहा कि ये वाला अधिक मात्रा में बनेगा, ठीक है बच्चों। चलिए यहाँ से और देख लेते हैं, यहाँ पे और एक एग्जाम्पल यहाँ से देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल में ये अपन एग्जाम्पल लिखने जा रहे हैं एक और, CH3 CH CH CH2 CH3, इस पर हमें क्या जोड़ना है HCl को जोड़ना है। बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा, ज्यादा मात्रा वाला बताना है।
अब हमने देखा क्या ये सबसे पहले असममित एल्कीन है, इस परिभाषा को फॉलो करो। बिल्कुल डबल बॉन्ड के यहाँ 1 2 3 कार्बन है, इस डबल बॉन्ड के यहाँ 2 कार्बन है, अर्थात असममित है, बिल्कुल सही है। ध्रुवीय अणु, क्या HCl ध्रुवीय अणु है यहाँ से, तो यहाँ पे क्या, देखो बच्चों अब मैं आपको चीज जो बताने जा रही हूँ वो देखना, ये Cl अपना हो गया, यहाँ से ही हो गया, तो ये ध्रुवीय अणु हो गया। अब मार्कोनिकॉफ कहता है कि द्विबंध से बंधित कार्बन को पकड़ो और यहाँ दोनों जहाँ हाइड्रोजन संख्या है वहां H को जोड़ दो। अब मार्कोनिकॉफ जी का क्या करे, असममित एल्कीन भी है और ये ध्रुवीय अणु भी है, लेकिन हाइड्रोजन के समान है। अब इस हाइड्रोजन को कहाँ जोड़ो, तो ये फर्क पड़ता है बेटा अगर हमने केवल नियम को पढ़ा और कंसेप्ट को नहीं समझा। अब मैडम समझा देंगे आपको कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। यहाँ आप देखो, यहाँ पे क्या है, मैथिल समूह और यहाँ क्या है अपना एथिल समूह। इन दोनों में से दोनों ही प्लस आई प्रभाव रखते हैं, ये भी प्लस आई प्रभाव रखता है और ये भी प्लस आई, लेकिन दोनों में से ज्यादा अच्छा प्लस आई प्रभाव कौन रखता है, मैथिल और एथिल में से ज्यादा प्लस आई प्रभाव होता है एथिल का, ठीक है। अब इन दोनों में से मतलब धक्का तो ये भी देगा और धक्का ये भी देगा, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा ताकतवर वो होगा जिसमें कार्बन की संख्या ज्यादा है, तो इसका जो होगा प्लस आई प्रभाव ज्यादा होगा। अर्थात जब ये धक्का देगा और ये धक्का देगा तो यहाँ से स्ट्रांग है, तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके पड़ेंगे, इस कार्बन पे जाके पड़ेंगे, कार्बन जाके पड़े, जिस वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंशिक माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। बच्चों ये माइनस और प्लस जो मैं आपको बता रही हूँ आंशिक, ये केवल समझने के लिए, यहाँ माइनस आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस। अपनी कॉपी मत लगा लेना ये माइनस प्लस, समझाने के लिए। अब यहाँ भाई माइनस आया, यहाँ प्लस आया, तो क्या होगा, ये माइनस वाली जगह पे ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और ये प्लस वाली जगह पे क्लोरीन जुड़ जाएगा। आंसर निकल आया अपना। तो मार्कोनिकॉफ जी तो काम नहीं आए, ये प्लस आई प्रभाव ही काम आया। तो बच्चों आंसर होगा CH3CH, है ना। ये अपने पास है अपना CH, यहाँ से क्या आ रहा था माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ के पड़ रहे थे माइनस, तो H को यहाँ जोड़ दो, तो H जुड़ गया तो CH2 आ गया, यहाँ से आगे CH, ये प्लस वाले भाग आ रहा तो इस पे क्या जाएगा Cl, और ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3, ये आ गया अपना प्रॉपर आंसर। अब बताओ कोई दिक्कत आई क्या आपको, नहीं आई ना दिक्कत, तो ये मार्कोनिकॉफ की बजाय मेरे हिसाब से बच्चों आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। अब एक नियम और है इसी के साथ, वो है एंटी मार्कोनिकॉफ। फटाफट से उसको और देख लेते हैं बेटा यहाँ से क्वेश्चन देख लो फटाफट से, देखो क्या लिखा हुआ है। यदि यही अभिक्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में हो तो विपरीत अभिक्रिया होगी, लेकिन यह प्रभाव केवल HBr पर लागू होगा। देखो यहाँ से अगर मान लीजिए मैंने ऐसा लिख दिया CH3CH डबल बॉन्ड CH2, रिएक्शन किसकी कराई हमने, HBr की, क्योंकि यह प्रभाव केवल HBr पे लागू होगा तो HBr लिख दिया। पेरोक्साइड होता है ROOR, पेरोक्साइड मतलब जब दो ऑक्सीजन एक साथ जुड़ी हुई हो। अब यहाँ पे अब तक हम कह रहे थे H को वहां जोड़ो जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, लेकिन नहीं, अब यहाँ से उल्टा होगा। अब ये H वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ बीच में तो हाइड्रोजन जुड़ गया और यहाँ क्या जुड़ गया Br, और यही बनेगा अपना अधिक मात्रा में। बच्चों यहाँ पे लगा लो इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये आपका बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ईयर तो मुझे ध्यान नहीं है कौन सा है, लेकिन ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। इसी के साथ में एक क्वेश्चन और लिख देती हूँ। मान लीजिए ऐसा लिखा जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl और यहाँ लिखा जाए अपना पेरोक्साइड, तो अभिक्रिया में प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो मैं आपको बता दूं अब HCl के साथ ही अभिक्रिया है और पेरोक्साइड भी है, तो यहाँ ध्यान रखना ये प्रभाव जब भी लागू होगा जब HBr भी और पेरोक्साइड भी हो, अर्थात अब ये H यहीं जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, अर्थात प्रोडक्ट में जो बनेगा ये H पे जुड़ेगा Cl और ये बन जाएगा CH3, ठीक है। अर्थात इस प्रभाव को लागू करने के लिए HBr और पेरोक्साइड होने चाहिए। बच्चों डिटेल्ड में यहाँ नहीं जाएंगे, मैं आपको वैसे बता दूं यहाँ अभिक्रिया की मैकेनिज्म। पेरोक्साइड प्रभाव में मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, खराश प्रभाव होता है। 11th क्लास में ये पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ है कि मुक्त मूलक अभिक्रिया के कारण ये अभिक्रिया में मैकेनिज्म में इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ऐसा होगा, ठीक है। तो इसकी मुक्त मूलक है, और जबकि जो पहले हमने पढ़ी थी उसकी आयनिक क्रियाविधि होती है। तो यहाँ से इस चीज को याद रखना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में पहले भी आ चुका है जिसमें मैंने बोर्ड लगा। तो स्टूडेंट्स इसके आगे का हम पढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए और इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। आपकी क्लास के और भी बच्चे होंगे उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे की और रिएक्शंस के तार। 2 रिएक्शन हो चुकी हैं, 3rd रिएक्शन के साथ हम आगे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।